हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? चलिए, मैं आप लोगों को वस्त्र विज्ञान एवं परिधान पढ़ा रही थी। उसमें मैंने आगे के 3-4 चैप्टर, जिसमें उसकी विशेषताएं, रेशों के गुण, रेशों की क्या विशेषताएं होती हैं, उसका अर्थ क्या है, कहाँ उपयोग करते हैं, इसका वर्गीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्लस कपास भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। बच्चा है कपास का क्वेश्चन। जब मैं लिनन कंप्लीट करवा दूंगी और जूट कंप्लीट करवा दूंगी, तो उसके बाद मैं सारे का और आपको यूथ के साथ मैं प्लस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दूंगी। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारे, देखिए, क्वेश्चन ऐसे बना के रखे हुए, देख रहे हैं आप? पूरे मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन बना के रखे हुए, तो सारे मैं आपको क्या करूँगी, करवाऊँगी। तो चलिए, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान डॉक्टर वृंदा मैम की बुक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप क्या स्टार्ट करते हैं, लिनन स्टार्ट करते हैं। लिनन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपने अभी तक क्या देखा था, तो आपने देखा था कपास के बारे में, जो आपको पता है कैसा फाइबर है, सेलुलोजिक फाइबर है। लेकिन हाँ, लिनन भी सेलुलोजिक फाइबर है, लेकिन दोनों में इतना फ़र्क है कि ये तने से, मतलब प्लांट के तने से तैयार होता है, फ्लैक्स के तने से तैयार होता है, तो लिनन कहलाता है। और जो पॉट्स में जो पॉट्स होता है, जो पॉट से प्राप्त किया जाता है, मतलब बीज और रेसे, या जो रेसे से प्राप्त किया जाता है, वो क्या होता है, वो स्टेपल होता है। जो पॉट से, बीज वाले रेसे इसलिए कहते हैं, पॉट से प्राप्त किया था। तो इस तरह दोनों में यही अंतर है, दोनों सेलुलोजिक फाइबर। क्वालिटी भी कुछ चीज़ें इनकी सेम ही है, लेकिन बस ये क्या है कि ये कपास से महंगा लिनन होता है, क्योंकि इसको जो तैयार करने का प्रोसेस होता है वो कठिन होता है, हाथ से बुनाई होती है, बहुत ध्यान दिया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के कारणों क्या है, ये रेशा थोड़ा महंगा है, ठीक है। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, बहुत बढ़िया है और बहुत बेटर होता है, अच्छे रेशे में इसकी गिनती की जाती है। और प्राकृतिक है तो सिंपल सी बात है, अच्छा ही होगा। इससे गुड़ क्या होंगे, तो प्राकृतिक ही गुड़ होंगे। जो रेशे में प्राकृतिक गुड़ होते हैं वो इसमें होंगे। सेलुलोजिक है तो कौन से गुड़ होंगे, जो सेलुलोजिक रेशे में आपने कपास में, बड़ा कुछ गुण उससे ही मिलते जुलते इसमें भी होंगे। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लिखा है लिनन। लिनन को देख लो, इंग्लिश में भी लिनन कहते हैं। उद्गम एवं इतिहास, ओरिजिन एंड हिस्ट्री। तो लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है। पहला आपने क्या देखा था, कपास देखा था, ठीक है। तो दूसरा प्रमुख रेशा क्या है, तो आप बोलोगे लिनन है, जिससे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। यही काम उसमें भी था, कपास में भी था। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने, स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिनन के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो आप बोलेंगे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। लिनन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ एवं मजबूती होते हैं। मैंने पीछे बताया आपको कि उससे अधिक क्या होता है, ये मजबूत होता है ये रेशा। और एक बात बता दे रही हूँ मैं, अपने मतलब मेरे, अगर आप चैनल पे आएंगे तो आपको लिनन की प्रोसेस की एक वीडियो मिलेगी कि कैसे कैसे रेटिंग की जाती है, कैसा प्लांट होता है, कैसे इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। पूरी चीज़ें मैंने एक वीडियो कल की ही अपलोड कर दी है। तो अगर जो लोग ये चैप्टर देखने में या पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो वो वीडियो देख लेंगे। उससे क्या होगा, उनकी कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इसी वजह से मैं यूट्यूब से खोज के निकाल के अपलोड करती हूँ कि आप लोग को परेशानी ना हो और आप लोग क्या करें, चीज़ें आराम से समझ जाएँ। तो लिनन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। प्राचीन काल से ही लिनन से वस्त्र बनाए जा रहे हैं, ठीक है। प्राचीन काल से ही बनते, बहुत समय पहले से, कहने का मतलब। इसलिए लिनन वस्त्र का निर्माण कला एवं एक प्राचीन कला, एंशियंट आर्ट है। प्राचीन समय में लिनन को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि इससे क्या होता है, जो प्रतिष्ठित लोग होते थे, जो बड़े होते थे, मतलब जो धन से संपन्न होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, वही इनको धारण करते थे, ठीक है। महाराजाओं एवं शाही घरानों के लोग इससे बने वस्त्रों को आपसी उपहार के रूप में प्रयोग करते थे। रानियां, महारानियां तथा शाही घराने की स्त्रियों के परिधान लिनन के वस्त्रों में सोने चांदी से जड़े होते थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वस्त्र निर्माण का कार्य फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त रेशे से हुआ। पॉटर एवं कॉर्बबैन ने अपनी पुस्तक फाइबर टू फैब्रिक, ये इंपॉर्टेंट है देखना, पॉटर एंड कॉर्बबैन की पुस्तक का नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, फाइबर से फैब्रिक में लिखा है कि द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट वॉज प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट टेक्सटाइल फाइबर टू बी यूज्ड बाय मैनकाइंड। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व से भी पाषाण युग में स्विस लेक के निवासी इसे मछली फंसाने की बंसी तथा जाल, फिश लाइन एंड फिश नेट बनाने के रूप में प्रयुक्त करते थे, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी कि पहला फाइबर क्या, मैन का मतलब मनुष्य से बना हुआ ये पहला फाइबर है, ठीक है। फर्स्ट टेक्सटाइल, देखो लिखा है फर्स्ट टेक्सटाइल टू बी यूज्ड बाई, मतलब वस्त्र में सबसे पहले यूज क्या हुआ, तो लिनन हुआ। यही किसने कहा, पोर्टर एवं कॉर्बमैन ने कहा। किसमें कहा, अपनी बुक फाइबर टू फैब्रिक में कहा है, ठीक है।
तो और बाद में इसे जब आप आगे जाते हैं तो पाषाण युग में आपने क्या देखा, जो स्विस लेक के निवासी होते थे वो इसका लेक था, लेक का मतलब झील, तो झील में मछलियाँ होंगी तो मछलियों के लिए क्या करते थे, उसकी बंसी बनाने मतलब फिश लाइन और फिश नेट बनाने में किसका प्रयोग करते थे, तो लिनन का प्रयोग करते थे। मिस्र देश में भी लिनन के सुंदर वस्त्र बनाए जाते थे। मिस्रवासी इसे शांति एवं पवित्रता का सूचक मानते थे। क्या मानते थे, पवित्रता एवं शांति का सूचक मानते थे। कौन मानते थे, तो मिस्र देश के निवासी। अतः इसका प्रयोग वे अपने पूजा के घर के पर्दों, चादर, वस्त्र आदि में करते थे। वहाँ मिस्र में लिनन से इतने सुंदर, आकर्षक, बारीक, कोमल एवं उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते थे जैसा आज तक नहीं बनाया जा सका है। मिस्र ही नहीं, कई अन्य देशों में भी लिनन को शांति एवं पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पुजारी लिनन के वस्त्रों को धारण करते थे। मिस्र, इजिप्ट में महाराजाओं के 100 मम्मी को भी लिनन के वस्त्रों में लपेटकर सुरक्षित रखा था। मम्मीज होते हैं ना, जो पत्थर बना के फिर उस पर क्या होता है, पत्थर बनाते हैं। उनका कहना है कि ये कुछ साल बाद फिर जीवित होंगे, उनकी खाने की, उनके पीने की, उनकी जो भी वो यूज़ करते हैं चीज़ों के साथ उनके 100 को क्या किया था, एक विशेष लेप के साथ लगा करके दफना दिया था। ठीक है, तो उस पर भी क्या करते थे, इस चीज़ों को क्या रख देते थे। तो उसका ही प्रमाण उसे ही मिला, साक्ष्य जब खुदाई हुई तो साक्ष्य के रूप में ये मिला। तो उसी से मानते हैं कि मिस्र के लोग ये उपयोग करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग ये करते थे। तो ऐसे तो उन्हीं लोगों के जो खुदाई होती है ना, जो भूगोलवेत्ता होते हैं, जो इसकी खुदाई करते हैं, वही इन चीज़ों का एक आकलन निकालते हैं। मिस्र में राजाओं के 100 मम्मी को भी लिनन के वस्त्रों में लपेटकर सुरक्षित रखा जाता था। इसका प्रमाण मिस्र के खोदे गए हजारों वर्ष पुराने 100 में मिले, जिन्हें चारों तरफ लिनन के कोमल वस्त्र, देखिए जो मैं अभी बोली ना कि वो जो भूगोलवेत्ता होते हैं, जो खुदाई करते हैं पाषाणकालीन जो सभ्यता से वो होते हैं, वही लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि ये तब की चीज़ें तब, क्योंकि ये भी क्या कि स्टडी होती है। लपेटे पाए गए हैं। अपनी अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय गुणों एवं आकर्षण के कारण लिनन का प्रयोग केवल राजा, महाराजा एवं विशिष्ट व्यक्तियों के योग्य ही समझा जाता था। आम जनता इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकती थी। पॉटर एवं कॉर्बमैन ने कहा, इनकी पुस्तक क्या है, फाइबर टू फैब्रिक, याद रखिएगा। अपनी पुस्तक फाइबर टू फैब्रिक में इसकी शान एवं शौकत के बारे में लिखा है कि लिनन हैज़ ऑलवेज बीन कंसीडर्ड द फैब्रिक ऑफ लग्जरी, मतलब बहुत लग्जरी होता था। ठीक है, वही लोग उपयोग करते थे जो क्या होता था, इसको कर पाते थे। ठीक है, बाइबिल में भी लिनन के से बने वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। ईसाई पादरियों के वस्त्र भी लिनन से बने होते थे। बौद्ध काल में भारत में भी लिनन के वस्त्रों का प्रयोग होता था। इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। यहाँ बौद्ध भिक्षु लिनन से बने परिधान, लॉन्ग लूज गारमेंट्स को धारण करते थे। बौद्ध भिक्षुओं का आपने कपड़ा देखा है ना, वो एक ऊपर से जैसे कह सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक क्या होता है, ढका हुआ, जैसे ढीला कुर्ता कह सकते हैं, वैसा ही कुछ बहुत ज़्यादा ढीला, वैसा ही क्या होता है वो धारण किए। तो किसका बना होता था, तो वो जो होता था लिनन के कपड़ों का बना होता था। हॉलैंड एवं सैंडलर ने इसे एक प्रेस्टीज फाइबर के रूप में उच्च पदों पर आसीन माना है। मतलब प्रेस्टीज फाइबर का मतलब क्या होता है, जो उच्च लोग होते हैं ना, प्रेस्टीज लोग होते हैं, प्रेस्टीज इशू हो गया, मतलब वही कि क्या होता है, ये बड़प्पन जैसे होता है, उनको बड़प्पन, बड़े लोगों जो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न थे वो लोग इसका यूज़ करते थे। मिस्र को प्राचीन समय से लिनन की भूमि की संख्या दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसको लैंड ऑफ लिनन की संख्या किसे दी गई, तो मिस्र को। किसे दी गई, मिस्र को। आप बताएंगे मैम, मिस्र को जो है लिनन, लैंड ऑफ द लिनन की संज्ञा दी गई है। लिनन की भूमि किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे मैम मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, ईसा के जन्म के पूर्व से ही लिनन निर्माण कला यूरोपीय देशों तक पहुंच गई थी। इसका श्रेय फोनेशियन व्यापारियों को जाता है, जिन्होंने इसे व्यापार के माध्यम से भूमध्य सागर से यूरोपीय देशों तक पहुंचाया था। 17वीं शताब्दी तक आयरलैंड में लिनन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया। आपने यहाँ पढ़ा 17वीं शताब्दी में आयरलैंड में बन गया, और आप पीछे कपास में भी देखे थे ना 17वीं शताब्दी। तो अमेरिका में कपास का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, 17वीं शताब्दी से। यूरोप में 13वीं शताब्दी से। तो 17वीं शताब्दी से आयरलैंड में लिनन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया। अमेरिका में लिनन उत्पादन का श्रेय भी आयरिश प्रवासी को जाता है, जो 18वीं शताब्दी में अमेरिका में जाकर बस गए थे। ये क्या 17वीं शताब्दी में आयरलैंड जो थे लिनन का उत्पादन करना शुरू कर दिया, वहाँ का प्रमुख केंद्र बन गया लिनन के उत्पादन में। और लिनन जो यहाँ के निवासी थे अमेरिका में जो जाके बसे थे, वो भी वहाँ पे जो उत्पादन कार्य स्टार्ट किए वो भी क्या थे, वो आयरलैंड के रहने वाले आयरिश ही थे। ठीक है, आयरिश लिनन अपनी अद्वितीय सुंदरता एवं विलक्षण गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। मतलब बढ़िया आयरलैंड का जो लिनन होता है क्या होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। आजकल लिनन का उत्पादन ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया,
स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में होता है। रूस लिनन उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। रूस लिनन उत्पादन के क्षेत्र में क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पर है। जर्मनी व अर्जेंटीना में भी लिनन उत्पादन का कार्य बृहद स्तर पर किया था। आयरलैंड का लिनन सर्वोत्तम किस्म का होता है। देखिए आयरलैंड जो था, जो 17वीं शताब्दी में स्टार्ट किया था लिनन का उत्पादन करना, फिर यही के लोग क्या किए थे, अमेरिका में जाके उत्पादन स्टार्ट किए थे। तो यहाँ का लिनन जो क्या होता है, उत्तम किस्म का होता है। और लिनन की भूमि, लैंड ऑफ लिनन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे मिस्र को कहते हैं। ठीक है, रूस में क्या होता है, रूस जो है क्या है, लिनन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको तैयार हो गई। अभी मैं इसको रिवाइज भी करवा दूंगी कॉपी पे टू द पॉइंट लिख करके, आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट आता है लिनन की खेती। अब तो आप जान रहे कहाँ इसका प्रथम स्थान था, कहाँ इसका उत्पादन हुआ, कैसे कैसे इसके साक्ष्य मिले, कैसे कैसे इसके प्रमाण मिले। तो मम्मी को लपेट के रखा गया, इसलिए मानते थे कि मिस्रवासी इसका उपयोग करते थे। और फिर महाराजा अर्थशास्त्र की किताब में लिखा, बहुत भिक्षुओं ने देखा तो अर्थशास्त्र की किताब में लिखा, जिनका लबादा होता था, जो कपड़े पहनते थे ऊपर से नीचे लूज जो कुर्ता पहनते थे, वो किसका होता था, तो लिनन के बने होते थे। तो ऐसे ऐसे करके कुछ साक्ष्य मिले, कुछ प्रमाण मिले, जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि लिनन का प्रयोग अति प्राचीन काल से हो रहा है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब नंबर आता है लिनन की खेती। तो लिनन की खेती कैसे की जाएगी, जैसे आपने कपास की देखी ना कि 200 दिन का प्लांट है, जिसे एक वर्षीय प्लांट भी कहते हैं। 30 से 38 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। फिर आपने देखा कि जो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो आपके मैम काली होनी चाहिए। ये पहली मिल कहाँ बनी, तो आप कहेंगे 1818 में कलकत्ता में बनी। फिर ये सबसे पहले इसका उत्पादन कौन किया, तो ये भारत ही इसका उत्पादन देश है, मूल स्थान भारत ही है। 17वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ, तो बीच में क्या हुआ, अमेरिका प्रथम स्थान पर चला गया। इस टाइम प्रेजेंट में क्या है, भारत प्रथम स्थान पर है। ये सब चीज़ें आपने पीछे पढ़ी थी ना, उसी हिसाब से आप लिनन का भी देखेंगे कि लिनन की खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले जान लीजिए लिनन का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, लीनम यूसिटेसियम। क्या होता है, लीनम यूसिटेसियम। लीनम यूसिटेसियम, मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, लीनम यूसिटेसियम। ठीक। कल्टीवेशन ऑफ फ्लैक्स। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं। आपको ये फ्लैक्स क्या होता है, इनके तने कैसे होते हैं, इनके फूल कैसे आते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जो एक वीडियो डाली आप लोग देख लेना, आप लोग की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे मुझे नहीं फ़ायदा मिलेगा, आप लोग को ही मिलेगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग देख लेना वो वीडियो। यह पौधा वार्षिक होता है, जैसे आपने देखा ना कि कपास का पौधा भी क्या था, वार्षिक था, वैसे क्या है, लिनन का पौधा भी वार्षिक है। इसका वास्तविक नाम क्या है, लीनम यूसिटेसियम। क्या है, लीनम यूसिटेसियम। लीनम यूसिटेसियम आप लोग याद कर लीजिए, इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, लिनन की खेती मुख्य 2 उद्देश्य से की जाती है। लिनन की खेती मुख्य कितने की है, 2 उद्देश्य से की जाती है। पहला क्या है, बीज प्राप्त करना, टू ऑब्टेन सीड। दूसरा क्या है, रेशे प्राप्त करना, टू ऑब्टेन फाइबर। इसकी खेती 2 मतलब हिसाब से की जाती है, लेकिन कपास की खेती 2 चीज़ों के लिए नहीं की जाती है। कपास के रेशे की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या होता है, उसके बीज से भी तेल, कागज और क्या बोलते हैं, क्रैकर्स, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, तैयार की जाती है। ठीक है, तो आता है बीज प्राप्त करना। बीज प्राप्त करने के लिए लिनन की खेती देखिए की जाती है। तो उसमें नंबर 1 है बीज प्राप्त करना, टू ऑब्टेन सीड्स। कई देशों में वह स्थानों पर लिनन की खेती केवल बीज प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, किसके उद्देश्य, जिससे लिनसीड ऑयल बनता है, बीज प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इसके बीज अत्यंत उपयोगी होते हैं, इसके लिए फसल को अधिक पकाया जाता है। इनके बीज से लिनसीड तेल, पेंट, वार्निश, पॉलिश, लिनोलियम, चिकने कपड़े, कृत्रिम चमड़े आदि बनाए जाते हैं। प्राप्त क्या था, तो आप बोलेंगे लिनसीड तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिससे सारी चीजें बनाई जाती। तने का कठोर भाग जानवरों के चारे फॉडर्स के रूप में उपयोग कर दिया जाता है। कब, जब आपको इससे जब आप किसके तने से रेसे न बनाना हो तब। क्यों, किसके लिए बता रहे हैं, बीज प्राप्त करा जा रहा है। अभी क्या हुआ, रेसे से बस बीज प्राप्त करने के लिए इसको खूब पकाया जा रहा है। बीज को मॉइस्चर, जो बीज है उसको क्या किया जा रहा है, तो मेच्योर किया जा रहा है। उसके बाद उससे तेल निकाला जा रहा है और विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जा रही है। और जो ग्रीन है, जो ग्रीन ग्रास जो उससे निकल रहा है, उसको क्या जानवरों को चारा के रूप में दे दिया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें बहुत क्लियर है। कनाडा, भारत, लिथुआनिया आदि देशों में बीज उत्पादन हेतु लिनन की खेती की जाती है। कनाडा में, भारत में और लिथुआनिया आदि देशों में बीज उत्पादन हेतु लिनन की खेती की जाती है। तो क्यों, लिनसीड तेल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फिर रेशे प्राप्त करना, टू ऑब्टेन फाइबर। नंबर 2 क्या आता है, रेशे प्राप्त करना। तो देखिए उसमें क्या लिखा है, लिनन के पौधे मुख्यतः 2 किस्म के होते हैं, एक नीले फूल वाले, एक सफ़ेद फूल वाले। जो नीले फूल वाले होते हैं ना, वो उत्तम होते हैं, और मैं नीले फूल वाला ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बेटा देख लीजिएगा आप लोग। तो रेशे प्राप्त करने में एक क्या, लिनन नीले फूल वाले, दूसरा सफ़ेद फूल वाले। ठीक है,
अब देखिए नीले फूल वाला क्या करता है, उसकी खेती कैसे होती है। तो नीले फूल वाले लिनन से उत्तम कोटि के व अत्यधिक सुंदर एवं बारीक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। कौन से, जो जिसमें ब्लू फ्लावर निकलते हैं, ठीक है। तो नीले फूल वाले लिनन से उत्तम कोटि के व अत्यधिक सुंदर एवं बारीक रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जबकि सफेद फूल वाले लिनन से निम्न श्रेणी का खुरदरा, मोटा, रुक्ष परंतु मजबूत रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आप देखो, यहाँ तक आपने समझ गया लिनन की खेती। लिनन की खेती में आपने समझ लिया इसका बॉटनिकल नेम, जिसे क्या कहते हैं, लिनम यूसिटेसियम। मैंने 4-5-6 बार बोल दिया, आपको याद हो गया होगा, लिनम यूसिटेसियम। एक बार हमारे साथ बोलिए, लिनम यूसिटेसियम, याद हो जाएगा। फिर आपने देखा कि जो फ्लैक्स का रेशा कहाँ, लिनन का रेशा कहाँ से प्राप्त किया था, तो फ्लैक्स के तने से प्राप्त किया जा रहा था, ठीक है। वही लिनम यूसिटेसियम के तने से प्राप्त किया जा रहा था। इसकी खेती के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो बीज प्राप्त करने के लिए और दूसरा जो है कि रेशे प्राप्त करने के लिए। तो मैम जो बीज प्राप्त करने के लिए वो कनाडा में, भारत में और लिथुआनिया में बीज प्राप्त करने के लिए, मतलब जो है ये फ्लैक्स की, मतलब क्या बोलते हैं, इसकी खेती होती है लिनन की, ठीक है। फ्लैक्स की खेती की जाती है। तो आप बोलेंगे कि उसका उपयोग कहाँ होता है, तो उससे लिनसीड ऑयल निकालते हैं, पेंट बनाते हैं जानवरों, फिर क्या बोलते हैं, चिकने कपड़े बनाते हैं, चमड़े बनाते हैं, ठीक है, लिनोलिनियम बनाते हैं, पॉलिश बनाते हैं, इत्यादि चीज़ों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो चारा, जो ग्रीन मतलब पार्ट बचता है, उसका उपयोग वो चारा के रूप में कर लेते हैं पशुओं के लिए, ठीक है। अब आता है नंबर जब रेशे के लिए, तो इसमें 2 प्रकार के फूल निकलते हैं, एक नीला फूल, एक सफ़ेद फूल। तो नीले फूल वाला जो होता है वो अति उत्तम होता है, उससे महीन, बारीक, सुंदर, उच्च कोटि के वस्त्रों का निर्माण होता है। और जो क्या होता है, पीले फूल, सफ़ेद फूल वाले होते हैं, उनसे क्या होता है, मोटे, रुक्ष, ऊपरी, निम्न कोटि के कपड़े बनते हैं। इतनी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। अब आता है नीलन की खेती के लिए उत्तम, मतलब निम्न चीज़ें अति आवश्यक जो है, मतलब इनकी जलवायु कैसी हो, मिट्टी कैसे हो, पानी कैसे हो। तो देखो इनकी जलवायु कैसी, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण मतलब देखो, सम मतलब समान शीत हो और उष्ण हो, समान गर्मी हो, समान ठंडी हो, समशीतोष्ण, ठीक है। सम बराबर शीत मीन्स ठंडी, उष्ण मीन्स गर्मी, समान शीतोष्ण मतलब समशीतोष्ण। नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता। आर्द्र में क्या होता है, जब मौसम में मॉइस्चर होता है, जब आप बरसात का टाइम देखते हैं तो मौसम में मॉइस्चर होता है ना। अभी देखो जो मौसम हमारा समशीतोष्ण, शीत की जरूरत पड़ती है। देखो अब कूड़ा पड़ रहा है, तो कूड़े में क्या होगा, इसके रेशे क्या ब्रिटल, टूटेंगे नहीं कड़कीले होके, वो क्या रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। इसलिए इसको क्या कहता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। समशीतोष्ण, नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसकी, तो भुरभुरी, सिल्ट सॉइल, ठीक, एवं गहरी उपजाऊ भूमि का इसमें उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो गहरी मिट्टी होती है ना, मतलब अच्छी मिट्टी, जो उपजाऊपन में जिसमें ज़्यादा होता है, दोमट की हो सकती है, ऐसे जो मिट्टी होती है भुरभुरी, सिल्ट सॉइल उपयोग किया जाता है। भूमि को अच्छी प्रकार से जोत कर खेती लायक बनाया जाता है। मतलब जोत, इतना खेत की जुताई करो कि मिट्टी क्या हो जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए, एकदम फुरफुरी सी हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है पानी, तो साफ एवं मृदु पानी। देखो पानी भी साफ हो और प्लस क्या हो, मृदु हो। मृदु पानी की क्या पहचान है, जिसमें झाग अच्छे बनते हो। सर्फ डालने पर कास्टिक सोडा NaOH, जब उसमें झाग अच्छे बनते हो तो पानी क्या होता है, उस पानी को मृदु पानी कहते हैं। अब ऐसा मत किया कि वो पानी पीने में मीठा लगता है। आपको याद होना चाहिए कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो क्या, साफ एवं मृदु पानी की आवश्यकता होती है। जो पानी क्या हो, मृदु हो, जिसमें कठोरता न हो, जिसमें से कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि चीज़ें, सिलिकन, जिंक, ये सब इत्यादि, मतलब एक उचित मात्रा में हो। किसी भी एक पदार्थ की, किसी भी एक तत्व की अधिकता ना हो जो पानी को कठोर बना देता हो, ठीक है। ऐसे पानी को क्या कहते हैं, मृदु पानी कहते हैं। कठोर पानी से रेशे के रंग व गुण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, बुआई। फ्लैक्स के बीज की बुआई अच्छी प्रकार से जोते गए खेत में कब की जाती है, तो आप बोलेंगे मैम अप्रैल, और अप्रैल से लेकर मई तक। अप्रैल का महीना आता है ना, अप्रैल का देखिए महीना कैसा होता है, बिल्कुल मॉइस्चर, थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्मी, ऐसा हल्का हल्का होता है ना, उस मौसम में इसकी बुआई की जाती है। अगस्त में फसल पक कर तैयार, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का मौसम कैसा होता है आपको पता ही होगा, ठंड होती, हल्की ठंड लगती। ठंड का मतलब वो ठंडी वाली ठंड नहीं होती, पर मौसम में उतनी गर्मी नहीं होती, न उतनी गर्मी भी नहीं होती है। और क्या होता है, मौसम नम होता है, आर्द्र होता है, मॉइस्चर होता है कि चिपचिपा सा टाइम आ जाता है, अगस्त का महीना। तो वो मौसम क्या होता है, इनके जो इनके तने के लिए अच्छे होते हैं, उनसे उन पे रेटिंग की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है।
अगस्त में फसल पककर तैयार हो जाती है। आपने नीचे जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे मैम समशीतोष्ण होनी चाहिए, नम होनी चाहिए और आर्द्र होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, फुरफुरी होनी चाहिए, इस पर अच्छी तरीके से जुताई करके मतलब एकदम अच्छी तरह से जुताई उसकी कर दी गई, मिट्टी फुरफुरी हो गई है। और कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। पानी, साफ पानी, मृदु पानी का इसमें उपयोग करना चाहिए। बुआई कब होती है, तो अप्रैल से लेकर मई तक के महीने में। अगस्त में फसल पक करके तैयार हो जाती। इतनी चीजें आपने समझ ली। नेक्स्ट नंबर आता है पौधे की देखरेख। नेक्स्ट समय क्या आता है, तो पौधे की देखरेख। आपने क्या कर दी, आपने इसकी तारीफ जान लिया, इसका उपयोग जान लिया, इसकी खेती जान ली। अब इसके देख रेख की जरूरत है, केयर ऑफ प्लांट्स, उसकी देख रेख भी तो करनी होगी। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि लिनन के पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, अतः इसकी देख रेख अत्यंत सावधानी पूर्वक की जाती है। तनिक सी लापरवाही अथवा भूल से रेशे के व्यर्थ हो जाने का भय रहता है। लीनन का पौधा 30 से 40 इंच तक का होता है। कितना होता है, 30 से 40 इंच तक का होता है। लिनन का पौधा कितना लंबा होता है, तो आप क्या बताएंगे, 30 से 40 इंच, फिट नहीं इंच, ठीक। और आपने कपास का जो पढ़ा था तो वो कितना था, तो आप बोलेंगे मैम 5 से 6 फीट उसकी लंबाई हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5 से 6 फीट। सोहनी कब की जाती है, जब वो 3 इंच का हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 30 से 40 इंच तक का ये मतलब प्लांट होता है। इंच आप ध्यान रखिएगा, फिट नहीं इंच, ठीक। जब इसके पौधे 5 से 6 इंच लंबे हो जाते तो इस पे सोहनी की जाती। इस पे 5 से 6 इंच लंबे होने पे सोहनी की जाती है और कपास में 3 इंच पे की जा रही थी। अनावश्यक घास पात को हाथ से सोहनी करके निकाल दिया जाता है। इसका पौधा बिल्कुल सीधा होता है, अंत में पतला होता हुआ नुकीला हो जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में शाखाएं, ब्रांचेस न फूटें। शाखाएं फूटने से रेशा बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब है, हम आपको समझा रहे हैं, ये कहना बस इतना सा चाह रहे हैं कि इसके रेशे में ब्रांचेज न निकले, ठीक है। जैसे रेशा अगर बिल्कुल सीधा रहेगा, मतलब ये प्लांट अगर बिल्कुल सीधा रहेगा, तो जब इससे आपने कभी गांव में देखा होगा, जो सन होता है, सन ही बोलते हैं, सन निकालते हैं उसमें से, जब उसको रेसे निकालना तो उसको रेटिंग करते हैं, उसके बाद उसको जो खींचते हैं तो लंबा लंबा निकलता है ना, फ्लोट की तरह लंबा लंबा रेसा निकलता है। रेशा कैसे, तना निकलता है, स्टेम रहता है, कड़ा, उसी से क्या किया जाता है, उसी से देखिए फिर वो बनाया जाता है शंत, फिर सुतली बनाई जाती है, जिससे क्या चारपाई और पाई बुनी जाती है। तो कहने का मतलब इसमें अगर ब्रांचेज आ जाएंगे, जगह 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 ब्रांच आ जाएगी, अगर जगह जगह मतलब कहने का है कि जगह जगह से क्या होता है, शाखाएं अगर निकल जाएंगी, तो यहाँ से रेशा टूट जाएगा, यहाँ से रेशा टूट जाएगा, यहाँ से रेशा टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो रेशा क्या हुआ, टूट के खराब हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे, स्टेपल हो जाएंगे, है टो हो जाएगा। और लाइन, जो लिनन के रेशे होते हैं, छोटे रेशे को टो बोलते हैं और लंबे रेशे को लाइन बोलते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना। तो क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा, छोटे छोटे टो निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर यही ब्रांचेज नहीं रहेंगे तो एक लंबा लाइन निकलेगा, जिसे फिलामेंट रेशा कहेंगे, ठीक है। आपने इस चीज़ों को समझ लिया। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसकी सावधानी पूर्वक इसकी खेती की जाती है, इसकी ध्यान दिया जाता है, सोहनी की जाती है। पौधा 30 से 40 इंच लंबा होता है और 5 से जब 6 इंच लंबा होता है तो इसकी सोहनी की निराई करके क्या किया जाता है, इसको अच्छा बना दिया जाता है। मतलब लंबे लंबे मतलब प्लांट हो जिसमें ब्रांचेज ना निकले, इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ब्रांचेज न फूटने पाए। रेशों की गुणवत्ता लिनन के किस्म, मिट्टी, जलवायु आदि पर निर्भर करती है। ये सही बात है कि जहाँ की जलवायु, जैसी जलवायु अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो प्लांट अच्छा होगा। जैसे कहते हैं जैसा बीज बोएंगे वैसा फल खाएंगे, कहते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं कि आपने जब बीज बबूल का बोया है तो आम कहाँ से खाएंगे। तो वही बात है कि जैसी बीज, क्वालिटी बीज की अच्छी होगी तो प्लांट अच्छा होगा, मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट अच्छा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको जलवायु मिलेगी। जैसे पौधे में समशीतोष्ण, नम, आर्द्र जलवायु मिलेगी तो प्लांट अच्छा होगा, ठीक है। तो वही कहने का मतलब ये, अगर आप बच्चे पे ले लीजिए, अगर बच्चे का परिवेश अच्छा है, बच्चे का जहाँ पे रह रहा है वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, तो जैसा उसको वहाँ पे परिवेश मिलेगा, जैसे वहाँ का वातावरण मिलेगा, वो वैसा ही तैयार होता है। वही चीज़ इस प्लांट्स के लिए भी है, ठीक है। उपयुक्त एवं गर्म मौसम में पतले तने वाले व निम्न श्रेणी का रेशा प्राप्त होता है। जब गर्म मौसम में ना पतले तने की और क्या होता है, निम्न श्रेणी का रेशा प्राप्ति होगा। गर्म मौसम में प्लांट अच्छा नहीं होगा, मौसम गर्म होगा, रेशे में ब्रिटल टूट जाएंगे, तो रेशे निम्न क्वालिटी के ही प्राप्त होगी। आप ये देख लो, ऐसे ये प्लांट होता है। और मैं जो वीडियो डाली हूँ उसमें बहुत क्लियर, अगर आप वो एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, मुझे लगता है। अब आता है लिनन वस्त्र का उत्पादन कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनन टेक्सटाइल, ठीक है। तो आप पहली चीज़ क्या देखेंगे, फसल को उखाड़ना, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स, जिसको एच पकड़ते हैं, ठीक है, एच।
हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट, फसल को उखाड़ना। आपने अब तक क्या किए, बुआई की थी, तो बुआई को वस्त्र उत्पादन में नहीं लेंगे, बुआई तक तो हो गया। अब उसके क्या है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, तो लिखेंगे आप हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट, जो कहते हैं फसल को उखाड़ना। लिनन के बीज अप्रैल मई माह में बोए जाते हैं, 3 माह पश्चात अगस्त माह तक पककर तैयार हो जाते हैं। पौधे का रंग भूरा पड़ जाने पर इसे पका हुआ समझा जाता है, इसके तने को काटा नहीं जाता। कोई भी गेहूं भूरा हो जाता है, धान भूरा हो जाता है, तभी तो उसको काटते हैं, तो ऐसे ये भी हो जाता है। इन्हें जड़ सहित सावधानी पूर्वक उखाड़ा जाता है, इसे काटा नहीं जाता, इसे उखाड़ा जाता है। तने काटने से रेशे की गुणवत्ता एवं प्राकृतिक रंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पौधे में एक तरल रस जिसे सैप कहते हैं, कॉटन में भी होता है ना ये सैप, जब सैप वाला जब वो होता है तो क्या होता है, वो एक कह सकते हैं कि एक ल्यूमेन, मतलब एक पाइप की तरह, ल्यूमेन की तरह दिखता है। लेकिन अगर वही सैप कॉटन का सूख जाता है तो कैसे बल खाते रिबन की तरह दिखता है। किस में दिखता है, तो सूक्ष्मदर्शी में दिखता है। सूक्ष्मदर्शी कैसा है, तो आप बोलेंगे सबसे क्या कह सकते हैं, सबसे अच्छा या सबसे मतलब सबसे संतुष्टजनक जो टेस्ट होता है वो यही माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इसको क्या कहते हैं, जड़ से उखाड़ा जाता है, काटा नहीं जाता। इसके अंदर जो सैप होता है वो क्या कहता है, तो एक तरल रस जिसमें सैप कहते हैं सूख जाता है, साथ ही रेशे की लंबाई भी छोटी हो जाती है। इसके बाद इन्हें बंडल बनाए जाते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़ें आपने। हार्वेस्टिंग करने में क्या आता है, फिर सुखाना तथा सफाई करना, ड्राइंग एंड रिपलिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है रिपलिंग, ध्यान दीजिएगा, रिपलिंग, रेटिंग, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स से बदे, उसमें आप पिकिंग कर रहे थे, आपने कपास में क्या की, पिकिंग की थी, उसको पॉट्स को क्या किए थे, इकट्ठा किए थे, पिकिंग किए थे, ठीक है, आपको याद है। पिकिंग करने के बाद आपने क्या किए थे, रेशे को बीज से अलग किए थे, गिनिंग किए थे, आपको चीज़ें याद आ रही होंगी। इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हार्वेस्टिंग किए, फिर उसके बाद क्या किए, ड्राइंग की और रिपलिंग किए। फ्लैक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। सूख जाने के पश्चात पत्तियां व बीज अलग कर लिए जाते हैं। क्या अलग किया जाता है, पत्ती और बीज, इनको अलग कर लिए जाते हैं। ध्यान देना, यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि रेशे न टूट पाए। आजकल सफाई कार्य मशीन से भी की जाने लगी है। सफाई के पश्चात पौधे को बंडलों में बांध लिया जाता है। 1 मिनट आप होल्ड करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। पहले क्या, फसल को उखाड़ना कब, अप्रैल मई में बुआई, अगस्त में पककर तैयार हो जाता है। पौधे में एक तरल सैप होता है जो सूख जाता है। फिर ड्राइंग एंड रिपलिंग, आप समझ गए, पत्ती को बीज से अलग करते हैं। ड्राइंग एंड रिपलिंग के बाद क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे गलाना। रेटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, पानी द्वारा, ओस द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा और यांत्रिक विधि द्वारा, ठीक है। यांत्रिक विधि में क्या होता है, पाउनेल क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। फिर तोड़कर कूट कर रेशे अलग किए जाते हैं। ब्रेकिंग एंड स्कचिंग की जाती है, फिर कंघी की जाती है, फिर कताई की जाती है, बुनाई और फिर परिसज्जा की जाती है। बस इतना सा है। यहाँ पे देख सकते हैं हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, रिपलिंग, रेटिंग, ब्रेकिंग, स्कचिंग, कॉम्बिंग, हैकलिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग। मैं कोई इसके लिए ट्रिक बना दूंगी आपको याद करने के लिए। तो आपने अब तक क्या देखा, सुखाना देखा। अब आप क्या देखेंगे, गलाना देखेंगे। रेटिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बोलते हैं किस पौधे पे रेटिंग प्रक्रिया होती है, तो लिनन के प्लांट्स पे होती है। आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं। स्वच्छ किए गए फ्लैक्स के बंडलों को गलने हेतु रख दिया जाता है ताकि पौधे के ऊपरी छाल गलकर मुलायम हो जाए। तो जो ऊपरी छाल होता है उसी से रेशे बनाए जाते हैं। साथ ही रेशे को आपस में बांधने वाले पदार्थ जैसे पैक्टिन, मोम और गोंद भी गलकर ढीले हो जाए, ठीक है। पौधे को गलाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया, कितनी प्रक्रिया है, पानी द्वारा, दूसरा क्या है, ओस द्वारा, तीसरा रासायनिक विधि द्वारा और चौथा क्या है, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। 4 है। कितने प्रकार है गलाने की, कितने प्रकार है, तो आप बोलेंगे मैम 4 टाइप है। गलाना जो रेटिंग प्रक्रिया होती है वो कितने तरीके से होती है, तो आप बोलेंगे मैम 4 टाइप से होती है। नंबर 1 पे क्या होता है, नंबर 1 पे पानी द्वारा, किसके द्वारा, पानी द्वारा गलाना, वाटर रेटिंग, ठीक है। किस प्लांट की होती है, तो आप बोलेंगे मैम लिनन की होती है। ये जो रेटिंग प्रक्रिया किस पे होती है, तो बोलेंगे लिनन पे होती है, ठीक है। पहले आपने किससे गलाया, पानी द्वारा, ठीक है। वाटर रेटिंग, क्या कहेंगे आप, वाटर रेटिंग, थोड़ा हिलता है इसलिए वाटर रेटिंग। फिर दूसरा क्या था, ओस द्वारा, ठीक है, ओस द्वारा। तीसरा क्या है, तो आप बोलेंगे रासायनिक विधि। चौथा क्या है, तो आप बोलेंगे यांत्रिक विधि, ठीक है। कितने टाइप हो गए, तो आप बोलेंगे 4 टाइप।
चीज़ें समझ आई। अब मैं बताती हूँ पानी द्वारा कैसे गलाया जाता है। इस विधि में गलाने के लिए पौधे को बंडल में बांधकर 2 सप्ताह तक पानी में डुबाकर रखा जाता है। इस विधि से गलाने के लिए जो पौधा होता है उसे पहले क्या किया था, बांध दिया जाता है बंडल। उसमें क्या कर रहे थे, बॉलिंग करी जाती है। बॉलिंग के बाद उसे क्या, फैक्ट्री, कपास की बात करिए, बॉलिंग के बाद उसे फैक्ट्री में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग होता है, आपको पता है ना वहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस शुरू होती है, तो कार्डिंग की प्रक्रिया होती है, फिर कॉम्बिंग होती है, फिर ड्राइंग आउट होता है, फिर रोविंग होता है, फिर क्या होता है, फिर स्पिनिंग के लिए रेशा तैयार होता है। जब कताई के बाद क्या बनता है, फिर वस्त्र बनता है, तब बुनाई होती है। जब बुनाई बन के कपड़ा तैयार होता है तब क्या होता है, तब उस पर परिसज्जाएं होती है विभिन्न प्रकार के। उसके बाद क्या होता है, तो फिर डाइंग होता है, कलर होता है। ये कपास का प्रोसेस था। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस किसका, तो आप बताएंगे इसमें क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। रेटिंग में किसके द्वारा कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैम पानी द्वारा कर रहे हैं। क्या करते हैं, जैसे इन जो प्लांट्स हैं ना, इनके पूरे बंडल बना देते हैं, एक पे एक रख लेते हैं। देखना वो वीडियो में दिखेगा, पूरा बंडल बना लेते हैं, उसको बांध लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पौधे को पानी में डुबाकर 2 सप्ताह तक क्या करते हैं, पानी, वो भी पानी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छा पानी से, कोई नदी बह रही हो, कोई नहर हो, या कोई छोटा सा तालाब पोखरा, उसमें क्या कर, उसी पानी में इनको डाल दिया जाता है। आपने सन अगर ध्यान दिया होगा, जैसे सुतली बनती है गाँव में, चारपाई बुनी जाती है। अगर कहीं ना कहीं अगर गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग देखे होंगे भाई, जो शहर के होंगे, जिसकी पैदाइश शहर में होंगे तो नहीं, लेकिन जो गाँव से जिनका होगा ना बॉर्न, वो जरूर देखे होंगे। तो वैसे पौधे पानी में पूरी तरह से क्या रहते हैं, डूबे रहने चाहिए। तब उस पर क्या होगी, जैविक फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जैविक क्रिया होती है जीवाणुओं की, उसी द्वारा क्या होता है, वो रीसे ढीले होकर निकल जाते हैं। और ऐसे ये चीज़ें रख लो, जैसे आप देखोगे कि आपके घर पे सब्जियां हैं रखी, जैसे आपने, आजकल मटर का टाइम है, अगर मटर को 1-2 दिन पॉलीथीन में रख दो ना, तो उसके ऊपर का जो वो रहता है, उसके ऊपर का जो उसकी लेयर, मतलब जो छिलका रहता है, क्या तो पल्पी हो जाता है और फिर आराम से खुल जाता है। वही चीज़ क्या, गल जाते हैं, गलने। और एक बात और, गलने के बाद क्या होता है, रेशा दिखता है। आप जैसे पीपल का पत्ता ले लो, उसको किसी चीज़ में गला दो, या पानी में ही कुछ देर तो देखोगे ना, तो जो पत्ते पे जो ग्रीन रहेगा वो तो अलग, और ऐसे लंबे लंबे जो उसमें फ्लोट होते हैं, मतलब बने होते हैं पीपल के, वो रेसे दिखने लगते हैं। तो वही चीज़ होता है, क्या इनको पानी में डाल दिया जाता है, इनको पानी में कुछ दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए डाल देते हैं, और क्या क्या पूरी तरह से डुबो के रखते हैं। ठीक है, पौधे पानी में पूरी तरह से रखे, जिसे बंडल ऊपर पत्थर या भारी वजन डाल दिया जाता है। पानी की गति रोकने के लिए मेड़ बना दी जाती है। मेड़ का मतलब क्या, तो बांध टाइप का, मतलब रोकने के लिए मिट्टी को इकट्ठा करके से जुटा के मेड़ बना दी जाती है। पानी में डूबे रहने से खमीरीकरण, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया पौधे को, पैक्टीन को खा जाते हैं। जो उसका पैक्टीन होता है, गोंद, उसको खा जाते हैं, जिससे रेसे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, गोंद से ही वो चिपका रहता है, गोंद उसके खा गए, गोंद खा गए तो रेसे एक दूसरे से अलग हो गया। खमीरीकरण की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए बंडलों को धीरे धीरे बहते पानी अथवा रुके हुए पानी, जलाशय, तालाब में डालना चाहिए। तीव्र व प्रवाह वाले पानी में बैक्टीरिया ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। कहते हैं ना, रुका हुआ पानी में सड़न आती है, ऐसे पानी स्थिर होते कभी नहीं होता। तो जैसे कहते हैं, इसी तरह कहीं ऐसे ही स्थिर नहीं होना चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो जब पानी रुक जाता है, क्या होता है, उस पानी में बैक्टीरिया, क्या बेनिफिट प्रकार की बैक्टीरिया, मच्छर, सब चीज़ें पनपने लगती है ना। तो वही कहा गया कि तेज बहते पानी में क्या होगा, बैक्टीरिया अच्छे तरीके से नहीं, मतलब जन्म ले पाएंगी। और ये कब ये पनप पाएंगी, जब पानी को रोक दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, मेड़ बना दी जाती है। ठीक है, खमीरी प्रक्रिया अच्छा करने के लिए बंडलों को धीरे धीरे पानी में डुबाया जाता है। फिर वही लिखा है कि जलाशय आदि में फिर क्या होता है कि शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं, किससे, बैक्टीरिया से। फलता उत्तम श्रेणी के रेशे प्राप्त नहीं होते। अगर बैक्टीरिया मतलब नहीं अच्छे से पनप पाती हैं जो तीव्र प्रवाह वाले पानी में, तो रेशे अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। आवश्यकता से अधिक गल जाने पर भी रेशे कमजोर रहते हैं। ना आवश्यकता से अधिक गलने चाहिए, ना आवश्यकता से अधिक कड़े होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ओस द्वारा। आपने अभी तक क्या पढ़ा, पानी द्वारा। अब नेक्स्ट आता है ओस द्वारा, जिसे कहते हैं ड्यू रेटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कई देशों में जहां अधिक ओस और ठंडक पड़ती है, वहां पौधों को गलाने की प्रक्रिया ओस में रखकर की जाती है। पौधों को घास पर बिछाकर 19 से 20 दिन तक, लगभग 3 सप्ताह तक रखा जाता है। रात में ओस पड़ने से नमी व दिन में सूर्य प्रकाश की गर्मी मिलती है। इस नमी, गर्मी, वर्षा आदि के कारणों से पौधे में क्या होता है, खमीरीकरण, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। फलतः ऊपरी छाल मुलायम हो जाता है, रेशे तने से अलग कर लिए जाते हैं। ओस से गलाने हेतु पौधे को बार बार उलटते पलटते रहना चाहिए, ताकि सभी पौधे समान रूप से नमी गर्मी का प्रभाव सह सकें, प्रभाव पड़े मतलब उनके ऊपर। नेक्स्ट है तीसरा, रासायनिक विधि द्वारा केमिकल रेटिंग। लीनन को रासायनिक विधि से क्या, पॉनेल प्रक्रिया करते हैं इस पे। लीनन को रासायनिक विधि से भी गलाने की क्रिया की जाती है। गलाने की क्रिया की जाती है।
इस प्रक्रिया से कम समय में ही तने से छाल व पदार्थों को जोड़ने वाले तत्व विघटित होकर गल जाते हैं। इसके लिए सोडा एस, ऑक्सैलिक अम्ल और कास्टिक सोडे को गर्म पानी में डाला जाता है। क्या क्या? सोडा एस, ऑक्सैलिक अम्ल, कास्टिक सोडा। क्या? सोडा एक्स, ऑक्सैलिक अम्ल, कास्टिक सोडा। क्या? सोडा एस, ऑक्सैलिक अम्ल और कास्टिक सोडा को क्या किया था? गर्म पानी में डाला जाता है। इसी गर्म पानी में पौधे को डालकर छोड़ दिया था। किसमें? तो बोलेंगे सोडा एक्स, ऑक्सैलिक अम्ल और कास्टिक सोडा। ठीक है। पानी गर्म होने से खमीरीकरण की प्रक्रिया शीघ्रता से आरंभ हो जाती है, परंतु इस विधि से तने को गलाने में अत्यधिक सावधानी, सूझबूझ एवं देख रेख की आवश्यकता है। कम गलने की दशा में रेशे को पृथक करना कठिन हो जाता है और रेशे पृथक करते समय जरा सी दबाव झटके से टूट जाते हैं। अत्यधिक गलने की दशा में रेशे कमजोर बने रहो, मतलब मीडियम, न अति न कमी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यह हर चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की अति से और किसी चीज़ की कमी। तो वही कहना, बीच का होना चाहिए अच्छा, जिसके कहते हैं परफेक्ट। अत्यधिक गलने की दशा में रेशे कमजोर व निर्भर पड़ जाएंगे, साथ ही रेशे की रंग व गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है यांत्रिक विधि। यहीं तक मैं आज रोक दूंगी, पूरा एक बार समराइज कर देती हूँ यहाँ तक रोक के। ठीक है, कल फिर नेक्स्ट बताऊंगी। तब तक आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डी नंबर, चौथा नंबर, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना, मैकेनिकल रेटिंग। आजकल यांत्रिक विधि से भी लिनन के तनों को गलाया जाता है। इस विधि में लकड़ी के बने पात्र का प्रयोग किया जाता है। किस विधि में लकड़ी के बने पात्र का प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक विधि में। पानी को 70 से 90 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस? तो बोलेंगे 95 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके लकड़ी के पात्र में डाला जाता है। इसी पात्र में पौधों को गलने हेतु छोड़ दिया जाता है। अत्यधिक ताप, देखिए जैसे ठंडी में आपको दही जमाना होगा ना, तो आपको क्या होगा, फर्मेंटेशन करने के लिए दूध को हल्का सा गर्म करना पड़ता है। क्यों? उसमें फर्मेंटेड हो, उसमें फर्मेंटेड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो उस पर बैक्टीरिया अपना कार्य करके दूध से दही बनाता है, वो कब होगा? जब दूध हल्का सा गर्म होगा। उसकी ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर की, वही टेम्परेचर की ज़रूरत यहाँ पड़ रही। तो यहाँ कितने टेम्परेचर की? 70 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही। इस चीज़ को आप याद रखना। अत्यधिक ताप के कारण पौधे के छाल शीघ्रता से विघटित होने लगते। तत्पश्चात इस विघटित छाल को बेलनों के बीच से होकर गुजारा जाता है। इसके बाद इन्हें साफ पानी से धोया जाता है, जिससे पैक्टिन, गोंद व अन्य अशुद्धियां निकल जाती है। इस प्रक्रिया को पाउनेल क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाउनेल क्रिया। पाउनेल क्रिया में कितने टेम्परेचर का यूज किया था? तो आप बोलेंगे 75 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग किया था। पाउनेल क्रिया से किस रेशे को तैयार किया जाता है? तो आप बोलेंगे मैम रेटिंग की ये प्रक्रिया है और इससे लिनन के वस्त्रों को तैयार किया था। और पाउनेल किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आप बोलेंगे यांत्रिक विधि की प्रक्रिया है। ठीक है, आज तक बस इतना ही। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मैं ओवर नहीं होने देना चाहती आप लोगों को। इसको थोड़ा सा मैं आपको समरी की तरह चीज़ें बता देती हूँ। पहले आपने क्या देखा? लीनन। आपने क्या जाना? आज आपने क्या पढ़ा? तो आप बोलेंगे मैम लीनन। ठीक है, क्या पढ़ा? मैम लीनन। लीनन का बॉटनिकल नेम आपने क्या जाना? लीनन, लीनम यूसीटेसियम। क्या जाना? लीनम यूसीटेटिसियम। ठीक है, लिनन यूसीटेटिसियम, ये क्या हो गया? इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, ये इसका क्या है? बॉटनिकल नेम। आपने यहाँ तक जान लिया। उसके बाद आपने क्या जाना कि ये क्या आयरलैंड में क्या होता है? तो आप बोलेंगे आयरलैंड में क्या होता है? तो आप बोलेंगे उत्तम श्रेणी का लिनन। कैसा लिनन? उत्तम श्रेणी का लिनन। ठीक है, आपने ये चीज़ जान ली। आयरलैंड में कब प्रारंभ हुआ? तो आयरलैंड में 17वीं शताब्दी में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। और अभी क्या है ये? और प्रथम स्थान पे आपने देखा, तो प्रथम स्थान पे क्या था? तो प्रथम स्थान पे लिनन की खेती में क्या है? तो आप बोलेंगे मैम रूस है। ठीक है, मिस्र में भी क्या होता है? लिनन लैंड ऑफ लिनन किसे कहते हैं? लैंड ऑफ लिनन किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे मैम मिस्र को कहते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हुआ। इतनी चीज़ें हो गई। फिर आपने जाना लिनन की खेती। लिनन की खेती क्यों करते हैं? क्वेश्चन है क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो 2 चीज़ के लिए करते हैं। एक क्या हो गया? बीज के लिए करते हैं। दूसरा क्या होता है? रेशे के लिए करते हैं। बीज का उपयोग क्या होता है? तो इससे लिनसीड ऑयल बनता है। क्या होता है? लिनसीड ऑयल बनता है, जिसका उपयोग क्या विभिन्न तरह पे किया जाता है, जैसे तेल, पेंट, वार्निश, चमड़े का उपयोग और जूते चप्पल बनाने में। ठीक है, जूते चप्पल बनाने में, फुटवियर में। ठीक है,
ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गए। और रेशा, रेशा से उच्च क्वालिटी का रेशा प्राप्त किया जाता है, वो भी उच्च क्वालिटी और निम्न क्वालिटी दो होते हैं, तो एक नीला फूल एक सफ़ेद फूल। नीला फूल से कैसा, उत्तम क्वालिटी का रेशा, और सफ़ेद फूल से कैसा, तो आप बोलेंगे निम्न खुरदुरा मोटा रेशा। इतनी चीज़ें आपने सफ़ेद समझ ली, सफ़ेद रेशा, ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ से आपने समझ ली। फिर नेक्स्ट नंबर आता है, किसका आता है नेक्स्ट नंबर, इनकी खेती का आता है, हार्वेस्टिंग का आता है। तो आप बोलेंगे मतलब इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, ठीक है, हार्वेस्टिंग। तो इनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो आप बोलेंगे जलवायु कैसी होती है, तो इसकी जलवायु होती है समशीतोष्ण। कैसी होती है, समशीतोष्ण, नम और क्या, आर्द्र, ठीक है, ये इसकी जलवायु होती है। मिट्टी कैसी होती है, तो अच्छी मिट्टी होती है, खूब जुताई की हुई भुरभुरी मिट्टी होती है ना, भुरभुरी मिट्टी कह सकते हैं, भुरभुरी मिट्टी होती है। फिर अगला क्या आता है, पानी कैसा होना चाहिए, तो पानी मृदु होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, मृदु और साफ होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इनकी अच्छी होती है। अगर ये मृदु पानी नहीं रहेगा तो रेशे के रंग पर असर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, किस मंथ में बोना चाहिए, अप्रैल से लेकर के कब तक बोना चाहिए, मई तक इसकी खेती की जाती है। और कब पक के तैयार होता है, तो ये अगस्त में क्या होता है, पक करके तैयार हो जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब नेक्स्ट नंबर आता है कि आप तक तो आपने खेती कर ली, आपने खेती कर ली, आप जान गए कहाँ अच्छा होता है, कहाँ क्या होता है, किस किस चीज़ में उपयोग कर देते हैं। अब आ गया आपने खेती कर ली, तो खेती करने का क्या होता है, आपने क्या कि खेती स्टार्ट, अरे उसका उत्पादन, प्रोडक्शन, रेशे बनाने में इसका प्रोडक्शन जब स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने हार्वेस्टिंग किया। क्या किया, हार्वेस्टिंग किया, ठीक है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में आपने क्या किया, अप्रैल मई में बोया, अगस्त में पक के तैयार हो गया। फिर उसको जड़ के साथ हमने क्या किया, निकाल लिया। जड़ के साथ निकाला इसलिए क्योंकि जो उसमें सेप होता है वो सूख अगर जाएगा तो रेशे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कड़कीले हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और जब रेशा भूरा पड़ जाता है तब कहते हैं कि रेशा अच्छा मतलब मैच्योर हो गया और तैयार हो गया। इतनी चीज़ें समझ। फिर नेक्स्ट नंबर किसका आता है, तो आप बोलेंगे भाई हार्वेस्टिंग कर ली तो ग्रीन प्लांट हमको मिला, अब उसको ड्राइंग सुखाना तो पड़ेगा ना, तो हमने उसको क्या किया, सुखाया और क्या किया, रिपलिंग की प्रक्रिया की, ठीक है, रिपलिंग की प्रक्रिया की। इतनी चीज़ समझिए। उसके बाद क्या किया, रिपलिंग में आपने क्या किया, सूख जाने की पत्तियां अलग की। वही क्या होता है, पत्तियां बीज अलग करना। रिपलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, पत्तियां बीज उस तने से अलग करना, ये क्या कहलाता है, रिपलिंग की प्रक्रिया कहलाती है। उसमें आपने क्या कर रहे थे, तो उसमें आप गिनिंग कर रहे थे। ये किस में होता है, पत्तियों को उन प्लांट से अलग करना, बीज और पत्तियों को प्लांट से अलग करना, रेशे से, तने से, तो रिपलिंग कहलाती है। उसमें आप क्या कर रहे थे, गिनिंग कर रहे थे, जब बीज से रेशे को अलग कर रहे थे, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, तो ये आप बोलेंगे मैम लिनन बता रहे हैं आप, इतना समझ गए। अब भैया आपको ये अलग कर लिया, तना आपको ग्रीन प्राप्त हो गया, अब मतलब पेड़ नहीं ग्रीन, मतलब उसके एकदम सीधे सीधे स्मूथ स्मूथ तने प्राप्त हो गए, ठीक है। बस पत्ती अलग की और बीज अलग की और कुछ नहीं अलग किए। कहने का मतलब ये प्लांट है, इसमें ऐसे ऐसे पत्तियां लगी हैं और छोटे छोटे बीज, पक गया ना तो फल आ जाएंगे, फल वही बीज हो गए जब पक गए। इनको अलग कर लेंगे, इनको अलग करेंगे, बचा क्या, ये सिंपल सा सीधा सीधा रेशा बच गया, ठीक है। इनके हमने क्या किया, बंडल बंडल बना लिया, गट्ठर बना लिया बहुत सारे को एक जगह। फिर उसके बाद क्या कि इसकी रेटिंग प्रक्रिया की, ठीक है। रेटिंग का मतलब क्या होता है, गलाने की प्रक्रिया होती है। किस पर होती है, तो लिनन के रेशे पर होती है, फ्लैक्स नामक पौधे से जो प्राप्त किया था। ये कितने टाइप से हुई, तो आप बोलेंगे मैम 4 टाइप से हुई। एक तो क्या किया, पानी द्वारा किया, हमने पानी को इकट्ठा कर लिया, उसमें इसको डुबा दिया, बहुत तेज पानी के बहाव में इसको नहीं रखते क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया सही नहीं होती है, पानी द्वारा हो गया। दूसरा क्या हुआ, ओस द्वारा हुआ। ओस के द्वारा जहाँ ओस ज़्यादा पड़ती है तो रात की ओस, सुबह का धूप, इससे क्या होती है, फर्मेंटेशन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है रासायनिक प्रक्रिया। तो रासायनिक प्रक्रिया में आपने क्या करना, तो आपने क्या करना, कास्टिक सोडा, ऑक्जेलिक अम्ल, और एक था कास्टिक सोडा, ऑक्जेलिक अम्ल, और एक शायद वो था क्या बोलते हैं, सोडा एस, सॉरी सोडा एस। इन तीनों के द्वारा क्या करते हैं, इसको गलाने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। वही गलाते हैं, फर्मेंटेशन वही सारी प्रोसेस है, बस कैसे भी कैसे से फर्मेंटेशन की क्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यांत्रिक विधि। तो एक बड़ा सा पॉट ले लेते हैं लकड़ी का, उसमें 70 से 75% क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं पानी में। उस पानी 75 से लेकर 90 है शायद, हाँ 75 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें रेशा, उस जो बंडल है उसको डाल देते हैं। बंडल डालने के बाद क्या, उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को पावनेल क्रिया कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक आपको टू द पॉइंट एक भी चीज़ नहीं छोड़ा, पूरा क्लियर करवा दिया बच्चे, एक चीज़ नहीं छोड़ा आपको। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, फिर बताऊंगी मैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।